नमस्कार। नोएडा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का इतिहास महाभारत से लेकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में नोएडा का नलगढ़ा गांव उनकी शरणस्थली रहा। राजा राव उमराव सिंह दादरी रियासत के मालिक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। राव उमराव सिंह और उनके 4 अन्य भाइयों को बुलंदशहर के काले आम पर एक साथ फांसी दे दी गई। रावण की जन्मस्थली बिसरत और एकलव की नगरी दनकौर समेत विभिन्न विरासतों को समेटे गौतम बुद्ध नगर आज यूपी का शो विंडो बन चुका है। गौतम बुद्ध नगर को ही उत्तर प्रदेश सरकार देश दुनिया में अपने विकास के रूप में पेश करती है। गौतम बुद्ध नगर के विकास को कोई भी सरकार हो, चाहे वो सपा की हो या बसपा की या फिर भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, गौतम बुद्ध नगर के विकास को वो देश दुनिया में दिखाते हैं। यहाँ देश के हर कोने के लोग रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर ऐसी सीट है जिसपे सर्वाधिक विकास कार्य हुए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात करें तो 80 सीटों में से गौतम बुद्ध नगर उन सीटों में शामिल है जहां पे सर्वाधिक विकास हुए हैं। यहाँ पे 2 लाख करोड़ रुपए का औद्योगिक पूंजी निवेश हुआ है। जेवर में बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, फिल्म सिटी हो या ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, दोनों का जंक्शन नोएडा के बोड़ाकी गांव में है। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क हो या इंटरनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, बड़ी संख्या में नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में लगी है। इंडस्ट्री नोएडा की जान है। नोएडा ने सबको रोजगार दिया है। देश के विभिन्न राज्यों और कोने कोने से लोग आए यहाँ नौकरी करते हैं, अपना आवास बनाकर रह रहे हैं। यहाँ गारमेंट का बड़े स्तर पर कारोबार है। देश विदेश में यहाँ के बने कपड़ों की सप्लाई होती है। इस समय मौजूद है हम बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पैतृक गांव बादलपुर में। बादलपुर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का बड़ा गांव है। जिस समय प्रदेश की बागडोर मायावती के हाथों में थी, उस समय इस गांव में नेता और अधिकारियों का मजमा लगा रहता था। तमाम आसपास के गांव के लोग जो मायावती के करीबी लोग हैं, उनसे मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कराया करते थे। लेकिन आज इस गांव में बसपा कार्यकर्ता भी नजर नहीं आ रहे। यहाँ की गलियां सुनी हैं। यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे आखिर भाजपा और मायावती के शासनकाल में वो कितना बदलाव महसूस करते हैं। मेरा नाम श्रीओम नागर है, बादलपुर से हूँ। बहन जी की सरकार 2007 में आई थी और अभूतपूर्व विकास कार्य किए। रोजगार की बात करें तो युवाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार मिला। आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में वादे तो बहुत किए गए कि 40% ताकि लोकल को रोजगार दिया जाएगा, कोटा दिया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। धरातल पर कुछ नहीं है। कुछ मुद्दे रहे हैं बसपा सरकार में भी। किसानों के कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि 10% के प्लॉट है, आबादी है और ऐसी कुछ समस्या है जो आज भी बनी हुई है। वो अगर उनको छोड़ दिया जाए तो सभी कार्य बसपा में ठीक हुए। और आज की डेट में ऐसा कुछ है नहीं विकास कार्य के कुछ हो जाए। रोजगार की बात है, युवा को तो रोजगार चाहिए। ये खाली तुष्टिकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति से वोट, इससे युवाओं को कोई फायदा नहीं। किसानों की कुछ समस्याएं हैं, वो तब भी थी, आज भी है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि बसपा में किसानों का कोई खास लाभ नहीं हुआ। और भाजपा सरकार ने बहुत कुछ कर दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। भ्रष्टाचार अथॉरिटी में आज भी है, आज भी लोग परेशान हैं। कोई प्लॉट नहीं दिए गए, कोई आबादी का निस्तारण नहीं हुआ, लोग परेशान, धक्के खा रहे हैं। तो जो वोट जहाँ तक दी जाएगी वो रोजगार के मुद्दों पे वोट दी जाएगी, उसमें मेरा तो यही कहना है। देखिए, लोकसभा चुनाव आ चुका है और नोएडा जो है एक वो औद्योगिक नगरी है। हमेशा की तरह के उद्योगों के हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दे जरूर रहते हैं कि जो भी हमारा सांसद चुन के आए उन मुद्दों की तरफ उसका ध्यान जरूर हो। हम उद्योग चला रहे हैं, हमें पता है कि हमारे उद्योगों से रेलिवेंट यहाँ पर क्या समस्याएं हो सकती हैं और किस समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। अगर आज हम बात करें कि 1976 से नोएडा बना
तो सबसे बड़ा मुद्दा आज तक हमारा एक ही है कि यहाँ पर जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके लिए कोई भी आवासीय योजना नहीं। तो हम अपने सांसद, आने वाले सांसद से यही डिमांड करेंगे कि यहाँ पर जो कार्यरत 10 लाख से ज्यादा श्रमिक हैं उनके लिए श्रमिक कॉलोनियां बनाई जाए। आज यहाँ पर जो उद्योग चल रहा है उसके लिए कोई भी कच्चा माल का बाजार नहीं है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मार्केट पूरे नोएडा में नहीं है। तो आने वाले सांसद से हमारा यही उम्मीद रहेगी कि उद्योगों के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मार्केट आए। आज यहाँ पर हम उद्योग चला रहे हैं तो जो भी श्रमिक हमारा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाता है तो वो या तो ऑटो के ऊपर डिपेंडेंट है या रिक्शा के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पर सिटी बसेस लग जाएं जो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर से दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में श्रमिकों को छोड़ने लग जाएं तो इस प्रकार के से सड़कों के ऊपर यातायात कम होगा और हमारे उद्योगों के लिए, श्रमिकों के लिए एक अच्छा कार्य होगा। इस प्रकार की हमारी इच्छा है। औद्योगिक सेक्टर में जो पार्किंग की समस्या है उसका बहुत बड़ा एक कारण है कि जो सेक्टर्स के बीच में ट्रांसपोर्ट वाले बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी रखी होती हैं, जिसकी वजह से एक तो जाम की स्थिति रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे रोड पे, अगर मेन रोड पे अगर जाते हैं तो आप देखिए ई रिक्शा या अलग अलग टाइप की जो व्यवस्थाएं हैं, टेम्पो, टैक्सी, इस टाइप से मतलब अनियंत्रित होकर कहीं पे भी खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति रहती है। तो ये हम आकांक्षा करते हैं, जो हमारा एनईए प्रतिमंडल मिला था पीछे यातायात पुलिस डिपार्टमेंट से, तो ये बात रखी थी कि कम से कम जो एक कोड बना दें जिससे कि भाई एक कलर कोड है कि ये ई रिक्शा इस एरिया में जाएगा। अभी लोड के टाइम पे कभी भी कहीं भी कोई घुस जाता है, वो उस टाइप की चीज़ों को नियंत्रित करने की जरूरत है। साथ ही जो हमारा एक औद्योगिक सेक्टर है जो ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से अलॉट किया गया था, वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टर नहीं जाता है, वहाँ पे जाके उन्होंने रेंट पे दे दिया है, कुछ और काम कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट अपना औद्योगिक सेक्टर में ही चला रहे हैं। तो एक तो ये अपेक्षा करते हैं। साथ ही एक हमारे जो विद्युत की समस्या है, विद्युत सप्लाई हमारी निर्बाध रूप से मिले। जैसे हल्की सी भी आंधी पानी, हल्की सी भी हवा आती है तो आप देखिएगा कि इमीडिएट पावर चली जाती है, जिससे औद्योगिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, खासतौर से प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को। तो अंडरग्राउंड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए भी एनईए कंटिन्यूसली डिमांड करता रहा है और आज फिर हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे आने वाले सांसद से कि कम से कम हमारी ये जो समस्याएं हैं इनको आप निराकरण करें। लोकसभा सीट के यदि अतीत की बात करें तो पहले यह सीट खुर्जा के नाम से थी। आज़ादी के बाद हुए चुनाव में देश में 86 सीटें ऐसी थीं जिन पर 2 सांसद चुने गए, उनमें से खुर्जा भी एक सीट थी। यहाँ पर कन्हैया लाल और रघुबर दयाल मिश्रा पहले सांसद चुने गए थे। रघुबर दयाल ने बुलंदशहर का प्रतिनिधित्व किया और कन्हैया लाल ने खुर्जा का प्रतिनिधित्व किया। कन्हैया लाल ने जीत की हैट्रिक मारी, लेकिन 1967 में वह प्रजा सोशलिस्ट के रामचरण से चुनाव हार गए। समूचे देश में जनता पार्टी की लहर में 1977 में मोहनलाल पुपिल भारतीय लोक दल के टिकट पर चुनाव जीते। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में चली लहर का फायदा यहां से वीर सेन को मिला और वो कांग्रेस के टिकट पर भारी मतों से जीते। 1989 में देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की लहर के कारण यह सीट जनता दल के खाते में चलेगी। भाजपा ने पहली बार 1996 में इस सीट से खाता खोला। भाजपा के अशोक प्रधान पहली बार 1996 में इस सीट से विजयी हुए और वो 4 बार लगातार सांसद रहे। उसके बाद बसपा ने यह सीट छीन ली। 2009 में बसपा के सुरेंद्र नागर यहाँ से भारी मतों से जीते, लेकिन 2014 और 19 का चुनाव भाजपा के महेश शर्मा ने जीता। महेश शर्मा जीत की हैट्रिक लगाने के लिए फिर से मैदान में है। वह जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, यह तो 26 अप्रैल को मतदान के बाद पता चल सकेगा। लेकिन चुनाव यहाँ पे दिलचस्प हो गया। विकास के मुद्दे के साथ साथ जातीय समीकरण भी चुनाव में हावी हो गए हैं। यह सीट ऐसी जिसपे शहरी और ग्रामीण मतदाताओं का समावेश है। 60-40 का अनुपात है। हाई राइज बिल्डिंग और ऊंची ऊंची इमारतों में बड़ी संख्या में शहरी मतदाता रहते हैं और शहरी मतदाताओं में विकास का मुद्दा हावी है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं उनमें जातीय समीकरण हावी है। अब देखना है बाजी किसके हाथ लगेगी। कैमरामैन सौरभ राय और जितेंद्र के साथ मैं धर्मेंद्र चंदेल।